हेलो एवरीवन, मैं अमित टॉपर्स कोर्स एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं। बेटा हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ, और वो प्रोबेबल क्वेश्चन जो आपके एसएससी सीजीएल में आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम यहां पे देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बेटा पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है आपका अलारियप्पू। अलारिप्पू अलारिप्पू जो है वो आपका पूछा है इज अ डांस पीस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। ये जो क्लासिकल डांस होते हैं ना, उनके क्लासिकल डांस का हम एक नाम तो जानते हैं, लेकिन उनके कई सारे फॉर्म्स होते हैं, कई सारे पीसेस होते हैं जिनमें वो आपका सीखे जाते हैं। वही आपसे पूछ रहा है आपका अलारिप्पू जो है वो आपका कौन से क्लासिकल डांस फॉर्म का पार्ट है। तो बेटा जब आप भारतनाट्यम सीखते हो ना, भारतनाट्यम जब आप सीखते हो तो उसमें जब इनिशियली आपको कुछ स्टेप्स सिखाए जाते हैं, वो इनिशियल प्रोसेस जो होता है कुछ स्टेप्स सिखाने का, आपको भारतनाट्यम की शैली में ढालने का, उसी प्रोसेस को हम आपका क्या बोलते हैं, आपका अलारिप्पू। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपका किसका पार्ट है, मतलब इसका सही आंसर क्या होगा, भरतनाट्यम। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बेटा आपको देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट, है ना, विच वाज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवाइवल ऑफ मुस्लिम्स। अब आपका बोल रहा है अलीगढ़ मूवमेंट। बेटा ये अलीगढ़ मूवमेंट क्या था कि आपके एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हुआ करते थे, जो जब रिटायर हो जाएंगे, मतलब आफ्टर द एज ऑफ 60, वो अलीगढ़ में सेटल्ड होंगे। अलीगढ़ में वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलेंगे, एक शैक्षिक संस्थान खोलेंगे, जो आपका 1875 में खुला था। 1875 में इन्होंने एक शैक्षिक संस्थान खोला था, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोला था जिसका नाम था मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, है ना, जिसका नाम क्या था, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। और यही मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके फाउंडर कौन थे, इसके फाउंडर थे सर सैयद अहमद खान। इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे, सैयद अहमद खान। ठीक है, तो यानी कि जो इसका ऑप्शन सी होगा वो सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, है ना, इन इंडिया द स्टेट इलेक्शन कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय। भारत में जो आपका राज्य, आपका स्टेट का राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है, उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है। तो बेटा यहाँ पे याद रखना, इंडिया में दो लेवल पे इलेक्शन कमीशन होते हैं। एक तो आपका होता है नेशनल इलेक्शन कमीशन, है ना, इलेक्शन कमीशन। एक होता है आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन। नेशनल इलेक्शन कमीशन आपके जो इलेक्शंस करवाता है वो करवाता है लोकसभा के, राज्यसभा के, प्रेसिडेंट के, है ना, प्रेसिडेंट के इलेक्शन करवाता है। इसके अलावा ये इलेक्शन करवाता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, जिसे हम विधानसभा बोलते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के, जो हम विधान परिषद बोलते हैं, है ना, या आपका वाइस प्रेसिडेंट जो होता है उसके जो इलेक्शन करवाता है वो कौन करवाता है, आपका चीफ इलेक्शन कमीशन जो होता है, जो भारत का होता है। ठीक है, और अगर बात करी जाए पंचायत की, पंचायत का जो चुनाव होता है ना, या फिर आपका म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपैलिटी जो होता है, नगर निगम वगैरह के जो चुनाव होते हैं, वो करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, स्टेट इलेक्शन कमीशन की, है ना, आपके राज्य निर्वाचन आयोग की। और ये राज्य निर्वाचन आयोग का जो गठन करेगा, उसकी नियुक्ति जो करेगा, वो करेगा राज्य का राज्यपाल, जो भी संबंधित राज्य होगा। जैसे आपके उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश के जो आपके जो गवर्नर होंगे, राज्यपाल होंगे, वो उत्तर प्रदेश के आपके निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। तो जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, आपका गवर्नर। ऑप्शन डी, गवर्नर ऑफ कंसर्न्ड स्टेट, है ना, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है टाइफोप्स, है ना, टाइफोप जो है वो आपका क्या है। ठीक है, अब देखो ये जो है ना, ये एक ब्लाइंड स्नेक होता है। एक स्नेक होता है जो अर्थवॉर्म की तरह दिखता है, होता है स्नेक ही है लेकिन अर्थवॉर्म की तरह दिखता है। जब अर्थवॉर्म की तरह दिखेगा तो हमें नहीं दिखेंगे उसके आईज वगैरह कहाँ हैं, तो आपका क्या बोला जाता है, वो आपका ब्लाइंड स्नेक बोला जाता है जो ये होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। मैंने देखो आपको ये इमेज भी दिखाया है, ये आपको अर्थवॉर्म की तरह पूरा दिख रहा है ना, पूरा अर्थवॉर्म की तरह दिख रहा है ना। तो ये क्या होता है, आपका एक ब्लाइंड स्नेक होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन,
Who among the following has been named as the World Bank Educational Advisor for the period of जून 2021 से लेके जून 2024 तक? ठीक है, तो ये आपके इकोनॉमिक एडवाइजर हैं आपके कहाँ पे, वर्ल्ड बैंक में। ठीक है, अब देखो ये एडवाइजर हैं, डायरेक्ट आपके अपॉइंटमेंट्स वगैरह एसएससी हर बार पूछता है, जितने भी आपके अपॉइंटमेंट इंडिया में हुए हैं या जो इंडियंस इंडिया से बाहर अपॉइंट हुए हैं वो अपॉइंटमेंट्स बार बार एसएससी आपके पूछता है, तो अपॉइंटमेंट्स आप जरूर से याद कर लेना। ठीक है, चलो ये जो अपॉइंट हुए हैं इनका नाम है आपका रंजीत सिंह दिसाल, है ना, रंजीत सिंह दिसाल, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग मौर्य किंग गेव अप द वॉर आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंग, है ना, कलिंग का युद्ध बहुत फेमस युद्ध था। ठीक है, अशोका जो थे, अशोका द ग्रेट 273 से वो आपका लड़ना शुरू होंगे और 273 से लड़ते लड़ते 269 बीसी, ईसा पूर्व है, ये सारे बीसी है ना, यहाँ पे जाके उनका क्या होगा, क्राउनेशन होगा, राज तिलक होगा, फाइनली वो राजा बन जाएंगे। आपने 99 भाइयों की हत्या करी थी तब ये राजा बने थे, और फाइनली उसके 8 साल बाद 261 बीसी में, है ना, 261 बीसी में कलिंग का युद्ध होगा। कलिंग जो उड़ीसा में हुआ करता था, कलिंग का युद्ध होगा। कलिंग के युद्ध में इतना ज्यादा खून बहेगा कि बताते हैं वहां पे जो पास में नदी थी वो 2 3 4 दिन तक वो नदी जो है वो खून में बहती रहेगी, वो लाल कलर की बहती रहेगी। ये देख के अशोका जो होंगे उनका हृदय परिवर्तन हो जाएगा और उसके बाद वो आपका बैरी घोष मतलब यानी कि युद्ध को छोड़ के धम्म घोष यानी कि आपका धर्म का प्रचार प्रसार करने के द्वारा राज्य विस्तार की जो नीति है वो अपनाएंगे, है ना। तो यहाँ पे अशोका ने क्या किया, कलिंग के युद्ध के बाद अशोका जो है वो बैरी घोष की जगह दम्म घोष की नीति अपनाएंगे। अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस हैं, पिलर्स हैं, उनमें ये चीजें आपकी मेंशन हैं। ठीक है, तो कलिंग के युद्ध के बाद किसका हृदय परिवर्तन हुआ, तो आंसर क्या होगा सर, ऑप्शन ए, अशोका का हृदय परिवर्तन हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कितने साल बाद अशोका का हृदय परिवर्तन हुआ, तो आप बोलोगे कि सर आपका क्राउनेशन यानी कि राज तिलक के 8वें साल में अशोका का जो है वो हृदय परिवर्तन हुआ। अगर आपसे पूछा जाए अशोका के शिलालेखों पर अशोका का कौन सा नाम या क्या नाम से अशोका का नाम लिखा हुआ मिलता है, तो अशोका के शिलालेखों पर अशोका को देव नाम प्रियदसी के नाम से जाना गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तेलुगु मूवी है RRR, बहुत फेमस हुई थी RRR मूवी और इसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिला था। ये जो आपका गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला था RRR के एक फेमस सॉन्ग है जिसका नाम क्या है, नाटू नाटू, तो ये नाटू नाटू सॉन्ग को मिला था। आपसे पूछ रहा है कि नाटू नाटू सॉन्ग जो है उसके कंपोजर कौन है। ठीक है, तो नाटू नाटू सॉन्ग के कंपोजर कौन है, M किरावनी जी, है ना, ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर होगा। M किरावनी जी हैं जिन्होंने ये नाटू नाटू सॉन्ग जो है वो कंपोज किया है। काफी फेमस सॉन्ग था, काफी ज्यादा आया था। अब ये क्वेश्चन नहीं आएगा बट हाँ आपके पिछले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द फोर्थ सेट ऑफ वॉलीबॉल, है ना, वॉलीबॉल के फोर्थ सेट में कितने पॉइंट होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको कई बार बताया है कि स्पोर्ट्स के रूल्स रेगुलेशंस, टेक्निकल टर्म्स स्पोर्ट्स के या स्पोर्ट्स के डायमेंशंस आपके बार बार एसएससी पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा, वॉलीबॉल के फोर्थ सेट में कितने पॉइंट होते हैं। यहाँ पे मैं बताता हूँ, देखो बैडमिंटन जो होता है ना उसमें हम बेस्ट ऑफ 3 काउंट करते हैं कि 3 मैचेस होंगे, 3 में से जो ज्यादा जीत जाएगा वो आपका फाइनल विनर होगा, तो बेस्ट ऑफ 3 काउंट होता है। और आपका वॉलीबॉल में काउंट होता है बेस्ट ऑफ 5, बेस्ट ऑफ 5, बेस्ट ऑफ 5 काउंट होता है। तो टोटल आपके 5 मैच होने हैं, 5 मैच में से जो ज्यादा जीतेगा मतलब जो 3 मैच जीत जाएगा वो विनर होगा। जनरली अगर आपने शुरू के ही 3 मैच जीत लिए तो चौथा और 5वां मैच नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर आपने शुरू के 4 मैचों में से 3 मैच जीत लिए तो आपका 5वां मैच जो है वो नहीं कंडक्ट कराया जाएगा। अगर हाँ ऐसा होता है कि शुरू में आपने भी 2 जीते और सामने वाले ने भी 2 मैच जीते, तब आपका 5वां मैच कंडक्ट करवाया जाता है। तो ये शुरू के जो 4 मैच होते हैं ना, मैच नंबर 1 मैं M से डिनोट करता हूँ, M1, है ना, मैच 2, मैच 3, मैच 4 और ये जो मैच 5, ये शुरू के जो 4 मैच होते हैं ये होते हैं आपके 25 पॉइंट्स के,
ये होते हैं आपके 25 पॉइंट्स के, और पांचवा मैच जो होता है वो होता है 15 पॉइंट्स का। पांचवा मैच होता है आपका 15 पॉइंट्स का। आपसे पूछा है कि फोर्थ सेट या चौथा जो मैच होगा वो कितने पॉइंट का होगा, तो बेटा चौथा मैच कितने पॉइंट्स का होगा, 25 पॉइंट्स का होगा। अगर ये पांचवा मैच पूछता या पांचवा सेट बोलता तो आंसर क्या होता आपका 15। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका ऑप्शन सी 25 आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमीज फेस्टिवल है ना हैज एन इन्फ्लुएंस ऑन विच रिलीजन। अब देखो हेमीज आपको कई बार मैंने बताया होगा, हेमीज आपका कई बार रिपीट कर करके पूछा है। अगर आपसे पूछता है हेमीज नेशनल पार्क, अगर आपसे पूछता है हेमीज नेशनल पार्क कौन से रीजन में है, सर ये लेह में है, और लेह किस में आता है, लद्दाख में। ठीक है, पूछता है कि हेमीज फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट होता है या हेमीज नेशनल पार्क कहाँ है, आप क्या बोलोगे, लेह लद्दाख। और अगर आप थोड़ा सा भी ज्योग्राफी की नॉलेज रखते हो तो आपको ये पता होगा कि लद्दाख की तरफ बुद्धिज्म ज्यादा है, मठ ज्यादा हैं, बुद्धिज्म जो है वो ज्यादा है। तो हेमीज फेस्टिवल भी कौन सेलिब्रेट करता होगा या आपके कौन से रिलीजन पे इसका इन्फ्लुएंस होगा, आपका बुद्धिज्म पे। ठीक है, तो ये याद रखना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी बुद्धिज्म जो है वो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटलॉइड्स। अब ये मेटलॉइड्स क्या होते हैं, है ना। मेटलॉइड जो होते हैं आपके, आपने शायद सुना होगा कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती है। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की ही प्रॉपर्टीज होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, आपका मेटलॉइड बोलते हैं। और वो मेटलॉइड क्या होते हैं आपका, यहाँ पे देखो ये है ना, ये आपके मेटलॉइड्स होते हैं। ये जो आपके है ना, ये जो जिगजैग बना हुआ है, ये क्या है आपके मेटलॉइड्स होते हैं। ठीक है, तो मेटलॉइड में क्या होगा आपका, मेटलॉइड में होगा आपका बोरोन। ऑक्सीजन मेटलॉइड में नहीं है। ऑक्सीजन कहाँ है बेटा आपका, ऑक्सीजन देखो ये दे रखी है, तो मेटलॉइड का पार्ट नहीं है। तो ऑक्सीजन जहां जहां आई वो आपका मेटलॉइड का पार्ट नहीं होगी। ठीक है, क्या आयरन मेटलॉइड का पार्ट है, नहीं सर, आयरन भी आपका मेटलॉइड का पार्ट नहीं होता। आयरन भी आपका मेटलॉइड का पार्ट नहीं होगा। आयरन आपका Fe से डिनोट होता है, मेटलॉइड का पार्ट नहीं है। क्या सर मरकरी जो Hg करके हम बोलते हैं, क्या वो मेटलॉइड का पार्ट है, नहीं सर, मरकरी भी जो है आपका मेटलॉइड का पार्ट नहीं है। देखो ये Hg दिख रहा है ना, ये मरकरी भी आपका मेटलॉइड का पार्ट नहीं है। अपने आप आपको दिख गया, आयरन नहीं है, मरकरी नहीं है, और आपका जो है वो ऑक्सीजन नहीं है। तो अपने आप क्या बचा, बोरोन, सिलिकॉन, सिलिकॉन, एंटीमनी, है ना। देखो यहाँ पे बोरोन दे रखा है, सिलिकॉन दे रखा है, एंटीमनी दे रखा है, ये सारे जो हैं वो किसका पार्ट हैं, मेटलॉइड का पार्ट है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। अगर आपको मेटलॉइड्स नहीं भी याद ना बेटा, आप ये कॉमनली देखो, मैंने एक एक एलिमेंट आपका एलिमिनेट किया, और ये ऐसे एलिमेंट थे जो आपको पता था कि आपका या तो प्योरली मेटल है या नॉन मेटल है। तो वहां से भी आप चीजें कर सकते हो, एलिमिनेशन लगा के भी आप चीजें डील कर सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज रेफरल एज अ पीरियड ऑफ स्टेगनेंट और स्टेशनरी फेज ऑफ द ग्रोथ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, है ना। भारत की जो जनसंख्या है वो स्टेशनरी हुई, स्टेशनरी हुई मतलब वो रुकी, है ना, वो आपका ग्रोथ नहीं करी। वो कौन सा फेज था, कौन सा ड्यूरेशन था जिस टाइम पे भारत की जनसंख्या जो है उसकी ग्रोथ जो है वो रुकी थी। बेटा लगभग लगभग आपका 100 साल पहले, है ना, 100 साल या 120 साल पहले, मतलब 1900 से लेके 1920 तक, है ना, 1900 से लेके 1920 तक भारत की जनसंख्या जो है वो आपका स्टेगनेंट हो जाएगी, उसमें ग्रोथ कम होगी। ऑल्दो हमारा बर्थ रेट हाई होगा, लेकिन उस टाइम पे पेंडेमिक आएंगे जिसकी वजह से आपका पॉपुलेशन डाउन होगी, हेल्थ इश्यूज होंगे जिसकी वजह से पॉपुलेशन डाउन होगी। जैसे अभी कोविड आया था ना, इससे पहले भी ऐसे ही पेंडेमिक आए थे आपके लगभग 120 साल पहले, जिसकी वजह से पॉपुलेशन डाउन हुई थी। ठीक है, तो इस तरीके के पेंडेमिक आते रहते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या है, पॉपुलेशन डाउन हुई थी। अगर आपसे पूछता है इंडिया की पॉपुलेशन बूस्ट कब हुई थी, तो आपका 1960 से 1980s के बीच में आपकी इंडिया की जो पॉपुलेशन होगी वो बूस्ट होगी, बहुत साथ एक संग उठ जाएगी। रीजन क्या होगा, आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा वो डेवलप कर जाएगा, बर्थ रेट हाई होगा, डेथ रेट कम हो जाएगा, तो पॉपुलेशन आपका बूस्ट कर जाएगी। ठीक है, चलो हमें यहाँ पे स्टेगनेंट फेज बताना था, तो ऑप्शन बी 1901 से लेके 1921 तक का जो पीरियड था उसमें पॉपुलेशन स्टेगनेंट रहेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका। इन विच 5 ईयर प्लान द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस इन इंडिया।
डायरेक्ट क्वेश्चन है, समझाने का कोई ज़रूरत नहीं है। 8th 5 ईयर प्लान था जब से ये आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के प्रोसेस जो है वो शुरू किए गए थे। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द डैश आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन of India to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform। ये आपसे देखा ना, ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन किस में आएगा? फंडामेंटल ड्यूटीज में। ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन किस में आएगा? फंडामेंटल ड्यूटीज में। सर फंडामेंटल ड्यूटीज जो आते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में आते हैं? पार्ट 4A में। फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में आते हैं? आर्टिकल 51A में आते हैं। ठीक है, कितने फंडामेंटल ड्यूटी हैं? सर 10 थे, फिर एक बढ़ गया, अभी जो है वो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज आपके होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई? तो यहाँ पे कौन से आर्टिकल में आएगा आपका? ये आएगा 51A में, मतलब ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, इन जुलाई 2021 the government of India launched a national institution for proficiency in reading with understanding and numeracy, NIPUN Bharat, to ensure that every children in the country necessarily attain the literacy and foundational literacy and numeracy by the end of grade। एक्चुअली हुआ क्या था, भारत में हम लोग देख रहे थे कि भारत में लिटरेसी रेट हम काउंट करते हैं, साक्षरता काउंट करते हैं। इंडिया में लिटरेसी 74% आ रही है। ठीक है, लिटरेसी जो है आपको 74% तक जा रही है, लेकिन उन 74% में से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो सिर्फ सिग्नेचर कर पाते हैं या अपना नाम लिख पाते हैं। एक्चुअल लिटरेसी नहीं है। एक बंदा आपका 10th पास हो गया है ना, आपने ऑफिशियली 10th की डिग्री ले लिया, 10th का आपने सर्टिफिकेट ले लिया है, लेकिन आपको न्यूमरेसी नहीं आती, आप कैलकुलेशंस में फंस जाते हो, आपको नॉर्मल कैलकुलेशन बेसिक जो होते हैं वो आपसे डील नहीं होते। ऐसे केसेस इंडिया में आए। तो जब ऐसे केसेस आए थे तो गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम निकाला ताकि ये फिक्स किया जा सके, कंफर्म किया जा सके कि आप जब 10th तक का सर्टिफिकेट लेते हो उससे पहले कम से कम आपको रीडिंग प्रोफिशिएंसी तो आनी चाहिए, आप फ्लुएंट होने चाहिए रीडिंग में, आपको न्यूमरेसी आनी चाहिए, नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग्स आनी चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये शुरू किया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि ये वाला जो पोर्शन है रीडिंग वाला, न्यूमरेसी वाला, ये आपको 3rd स्टैंडर्ड तक क्लियर हो जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ये जो है आपका वो बोला गया एट द एंड ऑफ 3rd स्टैंडर्ड, यानी कि आपका ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर होगा। अब देख सकते हो आप कि हमें 10th पास कर ली, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन पे न्यूमरेसी नहीं है, जिन्हें नंबर्स को कैलकुलेशन या नंबर्स को डील करना नहीं आता, जिन्हें प्रोफिशिएंसी नहीं है कि वो आपका रीड कर पाए चीज़ों को ईजिली। ठीक है, चलिए वापस आते हैं, इसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। 3rd स्टैंडर्ड या 3rd ग्रेड तक की बात होगी, तब तक आपको ये जो है वो करना है। अगला क्वेश्चन आपका है ना, नृत्य की नटराज है ना, इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला 2019 में। वॉज कन्फर्ड दिस अवार्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूशन। ये जो नृत्य की नटराज हैं है ना, ये पद्मश्री अवार्ड मिला 2019 में, किस वजह से मिला, इन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से ये अवार्ड इन्हें मिला? तो बेटे ये नृत्य की नटराज जो है ना वो ट्रांसजेंडर है ना, वो ट्रांसजेंडर हैं, वो ट्रांसजेंडर थी जिनकी वजह से वो आपका सोशल एक्सक्लूजन फील करती थी, सोसाइटी से अपने आप को अलग थलग फील करती थी, सोसाइटी उन्हें बहुत जल्दी अडॉप्ट नहीं करती थी। तो उन्होंने क्या किया, वो धीमे धीमे आपका भरतनाट्यम की तरफ आपका इंस्पायर्ड हो गई, वो भरतनाट्यम की तरफ गई और भरतनाट्यम परफॉर्म कर करके उन्होंने बहुत अच्छे स्किल्स उसमें डेवलप कर लिए। उन्होंने खुद को अपने आप को इस तरीके से ढाल लिया कि वो एक बहुत अच्छे परफॉर्मर बनी भरतनाट्यम की। और जब ये उसकी बहुत अच्छी परफॉर्मर बनी तो धीमे धीमे करके सोसाइटी जो है वो इस फैक्टर की वजह से इन्हें धीमे धीमे अडॉप्ट करती जाएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, ओवरकमिंग द सोशल एक्सक्लूजन थ्रू भरतनाट्यम डांस परफॉर्मेंस, है ना। तो इन्होंने क्या किया, सोशल एक्सक्लूजन को क्या किया, ओवरकम किया, खत्म किया, किसके थ्रू, भरतनाट्यम डांस परफॉर्म करके, है ना। तो मतलब ऑप्शन सी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, विच रीजन हैज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील, है ना, इन इंडिया। इंडिया में आयरन और स्टील किधर ज्यादा मिलते हैं? सर इंडिया में आयरन, स्टील, कोल, ये सारी चीजें ज्यादा जो मिलते हैं किस तरफ मिलती हैं,
झारखंड की तरफ, छत्तीसगढ़ के आसपास की तरफ, बिहार का कुछ एरिया आ जाएगा, एमपी का कुछ एरिया आ जाएगा, है ना, कुछ वेस्ट बंगाल का एरिया आ जाएगा। उसी तरफ आपने स्टील के, आयरन के फैक्ट्रीज देखे होंगे, है ना, कंपनीज देखे होंगे। तो यहाँ पे आपका देखो आयरन स्टील किस तरफ, बिहार झारखंड की तरफ। उस तरफ कौन सा प्लेट्यू है सर? उस तरफ प्लेट्यू है छोटा नागपुर प्लेट्यू। इंडिया का मिनरल्स में सबसे रिचेस्ट प्लेट्यू जो है, खनिज संसाधनों में सबसे समृद्ध जो आपका पठार है, वो कौन सा है? आपका छोटा नागपुर का पठार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक इंट्रोड्यूस्ड अ कॉपर कॉइन डैश इन द प्लेस ऑफ सिल्वर कॉइन्स। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? कॉपर के, है ना, तांबे के सिक्के चला दिए चांदी के सिक्कों की जगह पे। मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था। तो वो आपके प्रीशियस मेटल, लिमिटेड मेटल्स यानी कि गोल्ड और सिल्वर के सिक्के बहुत ज़्यादा नहीं चला सकता था। इस वजह से वो कॉमन मेटल्स पे गया, जैसे आपका कॉपर। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसने कॉपर के सिक्के चलाए थे उनका नाम क्या था? जीतल, है ना। जो कॉपर के सिक्के चलाए उन्होंने, उसका नाम क्या था? जीतल। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर लेड द बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह जो है वो आपका कब हुआ था? ये हुआ था 1928 में। और बारदोली आपका है कहाँ पे? यह है बारदोली आपका गुजरात में। बारदोली गुजरात में है। ऑल्दो महात्मा गांधी को गुजरात में पहले ही सरदार वल्लभ भाई पटेल मिल चुके थे, लेकिन बारदौली का जो सत्याग्रह था वो सिंगल हैंडेड आपका डील किया था। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल ने ही आपका डील किया था। और यहाँ पे बारदौली की महिलाओं ने खुश होके वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है वो दी थी। गांधी जी के द्वारा ये आपकी उपाधि प्रस्तुत की जाएगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार बोला गया, तो आंसर क्या होगा आपका? बारदौली सत्याग्रह। किसके द्वारा सरदार की उपाधि दी गई? यहाँ पे दी गई थी बारदौली की महिलाओं के द्वारा, लेकिन प्रस्तुत किसके द्वारा करवाई गई? महात्मा गांधी के द्वारा, है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल। शायद आपको ये पता होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनके बर्थ को, जिनका बर्थ कब होता है आपका? 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? यूनिटी डे। 31 अक्टूबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? यूनिटी डे। यूनिटी डे सेलिब्रेट करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ये चीज़ें भी इनके बारे में याद रखना। और इनका स्टैचू बना हुआ है, जो कहाँ पर बना हुआ है? आपका गुजरात में नर्मदा रिवर के कोस्ट पे, आपका नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में सरदार सरोवर डैम के पास इनका स्टैचू जो है वो बना हुआ है। सर स्टैचू की हाइट कितनी है? विद बेस जो हाइट है वो 240 मीटर है। सिर्फ स्टैच्यू की हाइट पूछेंगे तो 182 मीटर की हाइट है, जो सिर्फ स्टैच्यू की है विदाउट बेस। ठीक है, चलिए इतना इंफॉर्मेशन काफी है। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ सिलिका प्रेजेंट इन सीमेंट। अब देखो सीमेंट में कितना सिलिका होता है ना। एक आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी, रैंडमली आप क्वेश्चन से ये चीज़ें कर सकते हो, है ना। इतना आप डिटेल में वैसे ही चीज़ें नहीं पढ़ सकते। तो यहाँ पे जो नंबर होता है वो 17 to 25% होता है, मतलब ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन फैंसी क्वेश्चन होते हैं। फैंसी क्वेश्चन के लिए आप पढ़ाई नहीं कर सकते। फैंसी क्वेश्चन आपको डिफरेंट क्वेश्चन बैंक से ही लगाने पड़ेंगे और वहीं से वो चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। अगर फैंसी क्वेश्चंस की पढ़ाई करने बैठोगे तो बेटा कभी भी आप जो है वो अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे, कभी भी आप इतना श्योर नहीं हो पाओगे कि आप एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर पाओ। इस वजह से फैंसी क्वेश्चन सिर्फ आप क्वेश्चन बैंक से ही लगाओगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कोपन स्कीम which type of climate is denoted by the CWG in India। अगर आपने 11th क्लास की NCERT पढ़ी है ज्योग्राफी की, है ना, तो 11th क्लास की ज्योग्राफी की NCERT में आपको ये यूनिट 4 में दे रखा है। ठीक है, अब देखो पढ़ना ज़रूरी है। जब एसएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो पढ़ना ज़रूरी है। उसमें डिटेल्ड में आपके पूरे कैटेगराइजेशन दे रखे हैं कि सी का क्या मतलब होता है, डब्ल्यू जी का क्या मतलब होता है, आपका इस तरीके से सारी चीज़ें उसमें दे रखी हैं। तो यहाँ पे सी डब्ल्यू जी का मतलब क्या होगा कि मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, बट विंटर्स जो हैं वो क्या हैं? ड्राई हैं। तो ये क्या होगा? मॉनसून विद ड्राई विंटर्स।
ठीक है, तो यहाँ आपको ये याद रखना पड़ेगा, ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट इन इंडिया। क्रेडिट क्या होता है बेटा? क्रेडिट होता है लोन देना, पैसा कुछ पहले देना, उसे हम बोलते हैं क्रेडिट। तो इंडिया में ऑफिशियल इंस्टीट्यूट क्या है जो लोन देता है? वैसे तो आप ट्रेडर से भी पैसा ले लेते हो, वैसे तो आप मनी लेंडर से भी पैसा ले लेते हो, या जो कमीशन एजेंट्स होते हैं शायद आप उनसे भी पैसा ले लो, पैसा तो आप किसी से भी ले सकते हो, बट बात हो रही है ऑफिशियल की, है ना। एक ऑफिशियल चैनल क्या है जो आपको लोन देता है? तो ऑफिशियल चैनल जो आपको लोन देता है, आपको सबको पता होगा वो क्या होते हैं? बैंक होते हैं, कमर्शियल बैंक यानी कि वाणिज्य बैंक होते हैं। तो क्रेडिट के लिए जो इंस्टीट्यूशन है वो क्या है आपका? कमर्शियल बैंक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, विच साइंटिस्ट रिवाइज द नेबुला हाइपोथेसिस इन 1796? ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, एनसीईआरटी में यूनिवर्स वाला जो चैप्टर है, यूनिवर्स वाले चैप्टर में ये चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रखी हैं, वहाँ पे लाप्लास का भी दे रखा है आपको, वहाँ पे ह्यूएल का भी दे रखा है, वहाँ पे जॉर्ज लमाइतर भी दे रखे हैं, है ना। बिग बैंग थ्योरी की सारी चीज़ें दे रखी हैं आपको, है ना। वही नेबुला हाइपोथेसिस जो है, वो नेबुला हाइपोथेसिस को बाद में जो आपका क्या किया था, रिवाइज किया था, जो मैथमेटिकली रिवाइज किया था, वो किसने किया था? लाप्लास ने, है ना, 1796 में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका? लाप्लास, है ना। पैरी लाप्लास करके जो है आपका, वो इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अब देखो, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी से पूछे हैं। तो कमीशन क्या चाहता है? वो चाहता है कि आप एनसीईआरटीज पढ़िए, तो चाहता है कि जो आपके सरकार ने किताबें लिखी हैं वो आप पढ़िए, हम वहाँ से सवाल पूछेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन सेल प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन। सेल्स में प्रोटीन जो है वो कहाँ सिंथेसाइज होते हैं? वो आपका राइबोसोम्स में सिंथेसाइज होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, इंडियन रेलवे ने क्या किया? 7 अक्टूबर को 2 ट्रेन जो है वो लॉन्च किए, जिन्हें ऑपरेट किया जाएगा, ऑपरेशनलाइज किया गया। वो लॉन्ग हॉफ फ्राइट कॉरिडोर जो था, है ना, आपके अलग से फ्रेट एंड कॉरिडोर्स बनाए गए थे, जिससे आपकी मालगाड़ियां चलाने के लिए वो बनाए गए थे, ताकि आपका बिजनेसेस में फ़ायदा हो। तो वही पूछ रहा है कि वो ट्रेन के नाम क्या थे जो यहाँ पे रन की गई थी स्पेशली, है ना। उन ट्रेन के नाम देखो बेटा, क्या थे? त्रिशूल और गरुण करके थे, है ना। तो वो 2 ट्रेन के नाम क्या थे? त्रिशूल और गरुण, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मैक्सिमम हाउ मेनी ओवर अ बॉलर कैन बोल इन ओडीआई क्रिकेट। अब देखो यहाँ पे एक सिंपल रूल है, वो मैं आपको बता देता हूँ। कितने भी ओवर का क्रिकेट मैच हो, आप ये बोलते हो कि हम चाहते हैं कि उस क्रिकेट मैच में कम से कम 5 बॉलर आपकी बॉलिंग करें, ठीक है। तो पहले इनिशियली जब आपका वनडे मैच हुआ करते थे वो 60 ओवर के हुआ करते थे, 60 ओवर्स के हुआ करते थे। तो आप क्या बोल रहे हो कि हम चाहते हैं कि कम से कम 5 बॉलर बॉलिंग करें। तो 5 बॉलर बॉलिंग करेंगे तो क्या होगा इसका आंसर? 12 ओवर, है ना। तो मैक्सिमम एक बॉलर के लिए कितने ओवर हो सकते थे? 12। लेकिन हाँ, 60 ओवर से कम करके ये जो वनडे मैचेस हो गए वो कितने के हो गए? 50 ओवर्स के हो गए। और जब 50 ओवर्स के हो गए तो यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी आपकी? 10 ओवर्स, क्योंकि आप चाहते हो कि मिनिमम 5 बॉलर्स जो हैं वो बॉलिंग करें। और यही चीज अगर आपका T20 के लिए पूछ ले, T20 में कितना है? 20 ओवर्स होते हैं। अब इसे मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? 4 ओवर, है ना। तो सिंपल रूल है, आप चाहते हो कि मिनिमम 5 बॉलर बॉलिंग करें, उससे ज्यादा कितने भी बॉलर बॉलिंग करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने भी ओवर का मैच होगा उसको आप 5 से डिवाइड कर दोगे, वो लिमिट होती है मैक्सिमम ओवर्स की एक बॉलर के लिए। तो यहाँ पे 50 ओवर मैच होता है अभी ओडीआई, तो यहाँ पे मैक्सिमम कितने ओवर होंगे? 10 ओवर्स की लिमिट होगी किसी भी एक बॉलर के लिए। तो मतलब इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है बेटा। चलिए, तो इस शिफ्ट में जितने भी आपने क्वेश्चंस किए, जितने क्वेश्चंस आपके सही थे, कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो बेटा लाइक किए बिना मत जाना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।